तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के 3 टॉपिक्स, जिसमें से पहला होगा यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा होगा फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल और तीसरा टॉपिक होगा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, यूरिन फॉर्मेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो टर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाई ग्लोमेरुलस, यानी कि जो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें जो ग्लोमेरुलस था, तो उसके द्वारा ब्लड को फिल्ट्रेट करना क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लोमेरुलस है। तो ये एफरेंट आर्टियल के थ्रू ब्लड आया और इस ग्लोमेरुलस द्वारा ब्लड को फिल्ट्रेट करना क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब आगे देखते हैं हम। तो लगभग क्या होता है कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है 1 मिनट में दोनों किडनियों द्वारा फिल्ट्रेट कर दिया जाता है। यानी कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन में लगभग 1 मिलियन ग्लोमेरुलस। इसी तरीके से दूसरी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, उसमें 1 मिलियन ग्लोमेरुलस। तो दोनों किडनियों को मिलाकर लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में फिल्ट्रेट हो जाता है। और देखा जाए तो ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट जो हमारा हार्ट का एक वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ये लगभग 3 लेयर के थ्रू होता है। ये 3 लेयर्स की मदद से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो पाता है, जिसमें कि पहली जो लेयर होती है ये ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम लेयर होती है, और जो दूसरी लेयर होती है जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसकी एपिथेलियम लेयर होती है, और जो तीसरी लेयर होती है वो इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो होती है। तो यानी कि इन 3 लेयर की हेल्प से जो ब्लड आता है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू वो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके आगे की तरफ प्रोसीड करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो सेकेंड लेयर थी ना बोमेन्स कैप्सूल, इसके जो इपिथेलियम लेयर, ये क्योंकि ये इपिथेलियम लेयर होती है तो इसमें इपिथेलियल सेल्स होते हैं। इन इपिथेलियल सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स जो होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है इंट्रिकेट मैनर, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दूसरे से पास अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के बीच में बहुत ही माइन्यूट स्पेस छोड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है कि आपस में इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज होने की वजह से ब्लड में जो बहुत ही बड़े पार्टिकल्स ब्लड के होते हैं जैसे कि प्रोटीन, वो इससे आगे की तरफ पास आउट नहीं हो पाते हैं। पूरा ब्लड फिल्ट्रेट होता है एक्सेप्ट किसके? प्रोटीन के, क्योंकि इनका साइज बहुत ही बड़ा होता है। और ये जो ब्लड होता है ये प्यूरिफाई होकर कहाँ पहुँचता है? ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ से ब्लड एफरेंट आर्टियोल से आया और ये ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम लेयर में से क्रॉस होगा। फिर ये रहा बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम लेयर जिसपे कि पोडोसाइट्स सेल्स होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ब्लड पहले यहाँ से आया एफरेंट आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में, फिर एंडोथेलियम लेयर ग्लोमेरुलस से क्रॉस करते हुए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, फिर बोमेन्स कैप्सूल के पोडोसाइट सेल्स के पास आएगा, और यहाँ से जो माइन्यूट स्लिट्स होते हैं इनसे क्रॉस करते हुए ये बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम एनसीईआरटी की थ्योरी में देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस, नेमली glomerular filtration, reabsorption and the secretion that takes place in the different parts of the nephron. The first step जिसकी हमने बात करी थी किसकी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की।
The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerulus filtration. On an average, 1100 to 1200 ml blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute the roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. Glomerular capillaries blood pressure cause filtration of blood through 3 layers, जिसमें से पहली लेयर है द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेजल्स, द इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस टू लेयर. The epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called filtrate slit or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except protein pass it into the lumen of Bowman's capsule. Therefore, it is considered as the process of ultrafiltration. अब क्योंकि लगभग ब्लड का पूरा पार्ट पास आउट हो जाता है सिवाय किसके, प्रोटीन के, और तो इस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस नाम क्या देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. मीन्स क्योंकि सिर्फ एक के अलावा, सिर्फ प्रोटीन के अलावा लगभग 99% ब्लड पास आउट हो चुका है, और अल्ट्रा मीन्स होता है अत्यंत यानी कि अधिक, और फिल्ट्रेट मतलब कि छानने की क्रिया. तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. आगे एनसीईआरटी ने बात की है जीएफआर की, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये होता है कि किडनीज ने 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर्ड किया, यानी अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट, यानी 1 मिनट में किडनीज ने कितने अमाउंट फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन किया. वहाँ से जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि 1100 ml, वो था क्या था, वो 1100 से 1200 ml ब्लड प्यूरिफाई होता था. मतलब कि उसमें क्या था कि दोनों किडनीज मिलके लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में फिल्ट्रेट करते थे. वहाँ ब्लड की बात हो रही थी, ब्लड के अमाउंट की बात हो रही थी. और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उन ब्लड का यूज़ करके कितने अमाउंट फाइनली फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन हुआ, कितने अमाउंट फाइनली प्रोडक्ट जो था उस ब्लड का यूज़ करके कितना अमाउंट फिल्ट्रेट फाइनली बनता है. तो वो कितना बनता है उसको क्या बोलते हैं, जीएफआर. वो कितना होता है, लगभग 1 मिनट में 125 ml बनता है फिल्ट्रेट. किसका यूज़ करके, लगभग 1100 से 1200 ml का ब्लड का 1 मिनट में यूज़ करके 125 ml फाइनली फिल्ट्रेट बनता है. अगर देखा जाए तो ये एक दिन में कितना हो जाएगा, 180 लीटर हो जाएगा. आगे एनसीईआरटी ने बात की है रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, यानी कि जो जीएफआर हमने समझ लिया कि क्या होता है, इसका रेगुलेशन यानी कि इसको कंट्रोल, इसका कंट्रोलिंग कैसे होता है. तो इसमें क्या होता है कि ये एक मैकेनिज्म द्वारा होता है जो कि कैरिड आउट किसकी तरह किया जाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है वो जीएफआर के रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि उसके कंट्रोलिंग में हेल्प करता है. और ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है ये फॉर्म्ड होता है किसके द्वारा, डीसीटी और एफरेंट आर्टियोल कॉम्बिनेशन होता है. जो डिस्टल कॉन्डिलेटेड ट्यूब्यूल होता है और जो एफरेंट आर्टियोल होता है, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो कि एक मैकेनिज्म को कैरिड आउट करता है जिसकी वजह से रेगुलेशन ऑफ जीएफआर या कंट्रोलिंग ऑफ जीएफआर पॉसिबल हो पाता है. और ये मैकेनिज्म क्या होता है, ये मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटता है तो जो इस एपरेटस के, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के जो जेजी सेल होते हैं, ये जो घटता है तो ये एक्टिवेट कर देता है किसको, जेजी सेल्स ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. अब इन सेल्स के एक्टिवेशन की वजह से क्या रिलीज होता है, रेनिन. ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ये रेनिन को रिलीज करते हैं. और रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम होता है कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देना, यानी कि ब्लड फ्लो के स्पीड को बढ़ा देना, उसमें ज़्यादा ग्लोमेरुलस में ज़्यादा मात्रा में ब्लड को भेजना, उनकी स्पीड को बढ़ा देना. अब क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो होने लगेगा तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड ग्लोमेरुलस पर पहुँचेगा. तो ज़्यादा मात्रा में जब ब्लड पहुँचेगा तो क्या है कि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन होने लगेगा.
और ज़्यादा मात्रा में जब फिल्ट्रेशन होगा तो ज़्यादा मात्रा में फाइनली क्या होगा, फिल्ट्रेट फॉर्म होगा, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। इसको हम एनसीईआरटी की थ्योरी में समझते हैं। The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called the glomerular filtration rate. GFR in healthy individual is approximately 125 ml per minute, that is 180 liter per day. The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. On one such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus, JGA. JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal coronary tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. A fall in GFR can activate JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम यूरिन फॉर्मेशन के फर्दर 2 स्टेप्स की बात करेंगे, जो कि है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो पहले हम रीएब्जॉर्प्शन को देखते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि 180 से लगभग 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड का यूज़ करके 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट होता था, जो कि पूरे दिन में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता था, 180 लीटर पर डे। लेकिन होता क्या है कि इतना तो फिल्ट्रेट बन गया ब्लड को फिर वो फिल्ट्रेट करके, लेकिन इसमें से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, वो लगभग 1.5 लीटर ही होता है। 180 लीटर पर डे फॉर्म होता है फिल्ट्रेट, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन फाइनली उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर का ही होता है, यानी कि लगभग 99% रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। किसके द्वारा? रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। 180 में से सिर्फ 1.5 ही बन रहा है, लगभग 99% रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल्स द्वारा। जितने भी फिल्ट्रेट फॉर्म होते हैं सब रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लगभग 99%। अब ये 2 मोड से रीएब्जॉर्प्शन होता है, या तो एक्टिवली होगा या तो पैसिवली होगा। एक्टिव हम तब बोलेंगे जब एटीपी का यूज, यानी एनर्जी का यूज होता है उस रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में। और पैसिव का मतलब तब बोलेंगे जब किसी एटीपी या एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अपने कंसंट्रेशन की वजह से, यानी कि जहाँ हाई कंसंट्रेशन से वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना, तो वो पैसिवली हो जाता है। तो 2 मोड के में होगा, एक्टिव या पैसिव मोड में रीएब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू कौन कौन से जो फिल्ट्रेट हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगे, उसमें आएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन। पैसिवली कौन कौन से होंगे? उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे और वाटर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, सिक्रीशन। अब ये क्या होता है कि जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये कुछ चीज़ों को सिक्रीट भी करते हैं फिल्ट्रेट में। किस लिए? ताकि आयनिक और एसिडिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का बना रहे। और वो किन चीज़ों को सिक्रेट करते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कुछ आयंस को सिक्रीट्स करते हैं। किस लिए? ताकि आयनिक और एसिडिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का बना रहे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। अब किस चीज़ का सिक्रीशन करते हैं? ये करते हैं H+ का, K+ का यानी पोटेशियम प्लस का, और अमोनिया का। इनका सिक्रीशन करते हैं ताकि आयनिक और एसिडिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड में बना रहे। अब इसको हम एनसीईआरटी की थ्योरी में देखते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, यानी 180 लीटर पर डे, with that of the urine release 1.5 liter, suggested that the nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. This process is called reabsorption. The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism. For example, substances like glucose, amino acid, sodium ion, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste and are absorbed by the passive transport. Reabsorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron.
During urine formation, the tubular cells secrete substances like hydrogen, potassium, and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acidic base balance of the body fluid. नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। तो हमें ट्यूब्यूल्स के पार्ट्स पता है, जैसे कि पीसीटी, हेनलीज लोब, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें समझना कम है और चीज़ों को याद करना ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको ये टॉपिक थोड़ा इजीली लर्न हो जाएगा, थोड़ा आसानी से लर्न हो जाएगा। लेकिन जो ये ट्रिक मैं दूंगा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये हेनलीज लूप पे नहीं लागू होगा। यानी कि जितने पार्ट्स हैं, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, तो इसमें से पीसीटी पे, डीसीटी पे, कलेक्टिंग डक्ट पे ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन हेनलीज लूप पे ये ट्रिक नहीं काम करेगी। उसके लिए हम एक अलग से पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं कि वो ट्रिक है क्या। वो ट्रिक ये है कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस हैं, इनमें 3 टाइप के फंक्शंस ही पॉसिबल हैं। पहला रीएब्जॉर्प्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। तो जब कभी भी रीएब्जॉर्प्शन की बात आएगी कि रीएब्जॉर्ब्ड हो रहा है, तो वहाँ पे किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा? न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और अगर जब कभी भी बात आएगी एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन किसका होगा? HCO3- आयन का होगा। और ये एब्जॉर्प्शन किस लिए होगा? ताकि पीएच का मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस बनाया जा सके, पीएच को मेंटेन कर सके और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए HCO3- आयन का एब्जॉर्प्शन होगा। और जब कभी भी सिक्रीशन की बात आएगी, तो 2 टाइप की चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो H+ अमोनिया और K+ का सिक्रीशन होगा। जब अगर इसका सिक्रीशन होता है तो वो किस लिए होगा? वो पीएच मेंटेनेंस या आयनिक बैलेंस के लिए होगा। या फिर यूरिया का सिक्रीशन होगा, और यूरिया का सिक्रीशन होगा तो किसके लिए होगा? ऑस्मोलैरिटी के लिए होगा। तो आपको जो ये ट्रिक है, आपको ये याद कर लेना है। जैसे ही आपको ये याद होगा, आप ये पाओगे कि आपको सारे फंक्शंस बहुत ही इजीली याद हो गए। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पीसीटी डीसीटी के फंक्शन की, यानी कि प्रॉक्सिमल कंडक्टिव ट्यूबुल और डिस्टल कंडक्टिव ट्यूबुल। अगर आपको ये लर्न हो गया, तो सिर्फ आपको इतना याद करना है कि इन दोनों में पहला प्रोसेस पूरा पाया जाएगा, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन पूरा पाया जाएगा। यानी कि रीअब्जॉर्प्शन दोनों में किसका होगा? न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए, ये है पीसीटी और ये है डीसीटी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि इन दोनों में रीअब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन में हमने क्या बात करा कि जब भी रीअब्जॉर्प्शन होगा तो किसका किसका होगा? न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का। तो देखिए इसमें रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट ये रहा और वाटर ये रहा। तो इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा है, और यही रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट ये रहा, वाटर ये रहा और न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं पीसीटी एंड डीसीटी में। यानी कि पहला स्टेप्स दोनों में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी पीसीटी डीसीटी के फंक्शन में दूसरा स्टेप भी आएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो एब्जॉर्प्शन किसका हमने बात की थी? HCO3- आयन का। और किस लिए? पीएच मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस के लिए। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए कि दोनों में क्या हो रहा है कि HCO3- आयन का, HCO3- का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये एब्जॉर्प्शन किस लिए होता है? पीएच मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस के लिए होता है। और इसके तीसरे फंक्शन को देखते हैं। तो इन दोनों में सिक्रीशन होगा, लेकिन किसका हो रहा है? मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड ए, यानी कि सिक्रीशन का ए पार्ट, यानी कि हाइड्रोजन, अमोनियम, पोटेशियम आयन का सिर्फ सिक्रीशन होगा, जिससे कि पीएच मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। तो इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिक्रीशन किसका हो रहा है? ये हाइड्रोजन,
पोटेशियम अमोनिया यहाँ पे भी सीक्रेट हो रहे हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया यहाँ पे भी सीक्रेट हो रहे हैं। और किस लिए हो रहे हैं? ताकि पीएच मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। देन आगे हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ सिक्रीशन वाला प्रोसेस होगा, सिक्रीशन पूरा, यानी कि सिक्रीशन थर्ड ए एंड थर्ड बी, यानी कि दोनों, यानी कि इसमें इसका भी सिक्रीशन होगा पीएच मेंटेनेंस और आयनिक बैलेंस के लिए, और यूरिया का भी होगा ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए। इसके साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन में क्या आएगा? रीएब्जॉर्प्शन भी होगा। किसका होगा? लेकिन सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब हम कलेक्टिंग डक्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, इसने सिर्फ यूरिया को किया है कि यूरिया का सिर्फ यहाँ पे वो हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिक्रेशन हाइड्रोजन अमोनिया और पोटेशियम का भी सिक्रेशन होता है, और इसके अलावा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो यहाँ पे इस डायग्राम में शो हुआ है। अब इसको हम एनसीईआरटी की थ्योरी में देखते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे फंक्शंस किसका पढ़ लिया? पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को, इसको थ्योरी में देखते हैं। हेनलीज लूप की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक हेनलीज लूप पे वर्क नहीं करता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल में पीसीटी की। The PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelial, which increase the surface area for reabsorption nearly all the essential nutrients. 70-80% the electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by the selective secretion of the hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of SCO3. देख रहे हैं पीसीटी में तीनों चीजें आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और सिक्रीशन भी हो रहा है। अब हम बात करते हैं डीसीटी की, क्योंकि दोनों के लगभग सेम ही फंक्शन थे। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन of HCO3 and selective secretion of hydrogen, potassium ion and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the ब्लड। यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है? सिक्रीशन भी हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन अमोनिया पोटेशियम का, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है डीसीटी में। देन हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment follows passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of hydrogen potassium. तो अगर हम इस ट्रिक की बात करें, आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे एंड आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ये नंबर्स, और ये आपके माइंड में रहेगा, तो आप पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन को इजीली लर्न कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हेनलीज लूप की, और जो अभी हमने ट्रिक का डिस्कशन किया वो ट्रिक इस पर फॉलो नहीं होगा। तो इसके फंक्शन को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। इसमें यह है कि इसका काम होता है कि ऑस्मोलरिटी मेंटेनिंग, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, किसके द्वारा? वाटर या इलेक्ट्रोलाइट की परमेबिलिटी या इम्परमेबिलिटी की हेल्प से। यानी कि जो कंसंट्रेशन मेंटेन करना है किसके हेल्प से? वाटर या इलेक्ट्रोलाइट की परमेबिलिटी या इम्परमेबिलिटी की हेल्प से। तो क्या होता है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली होता है, इसमें वाटर परमेबल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इम्परमेबल होता है। तो क्योंकि वाटर परमेबल है, तो जैसे ही नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आता है तो वाटर परमेबल है, तो वाटर निकल जाता है बाहर, जिसकी वजह से वो फिल्ट्रेट नीचे आते आते बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वाटर सारा बाहर निकल गया। असेंडिंग लूप ऑफ जो हेनली होता है, इसमें क्या होता है? ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट सारे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वाटर तो इसी में रहेगा ना, फिल्ट्रेट में रहेगा, क्योंकि तो इम्परमेबल है, तो जिसकी वजह से ये ऊपर जाते जाते ये डाइल्यूट हो जाता है। इतना सी कॉन्सेप्ट है। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, इसके लिए वाटर परमेबल है,
तो जैसे ही ये नीचे आता रहता है, इस फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये जितना नीचे आता है उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि सारा पानी बाहर निकल गया। सिर्फ इसमें क्या बचे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बचे हैं और जो भी बचे हैं फिल्ट्रेट्स के सारे पार्ट्स। लेकिन जैसे ही ये मुड़ के असेंडिंग लेवल ऊपर जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रोलाइट्स है इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन वाटर इसी में रह जाता है। तो जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं और वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डाइल्यूट होता चला जाता है। अब इसको एनसीईआरटी की थ्योरी में हम समझते हैं। हेनलीज लूप, reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary system fluid. The descending limb of loop of Henle permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate at its move down. The ascending limb is impermeable to water but allows transport of the electrolyte actively or passively. Therefore, as the concentration filtrate pass upward, it gets diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid. नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यानी कि जो ये फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, ब्लड को फिल्ट्रेट करके जो फाइनली फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, इसका जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे मेंटेन करते हैं मेडुला के अलग अलग पार्ट्स में, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, ये पॉसिबल हो पाता है, एक मैकेनिज्म होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए काउंटर करंट का मतलब है कि काउंटर मतलब कि अपोजिट, करंट मतलब कि फ्लो, यानी कि अपोजिट फ्लो की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। ये क्या होता है, ये रहा हमारा वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में क्या होता है कि जो इसका डिसेंडिंग लूप होता है, इसमें ब्लड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो हो रहा था, जो कि डिसेंडिंग लूप में नीचे की तरफ फ्लो होता है, असेंडिंग लूप में ऊपर की तरफ होता है। ब्लड फ्लो करता है किसमें, वासा रेक्टा में। तो ये देखिए ये दूसरे के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इधर डिसेंडिंग नीचे की तरफ, इधर असेंडिंग ऊपर की तरफ। तो ये काउंटर है एक दूसरे के, फ्लो हो रहा है कितना, एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि काउंटर करंट हो रहा है फ्लो। और यही चीज़ किस में होती है, हेनलीज लूप में फिल्ट्रेट के साथ होती है। हेनलीज लूप में क्या होता है, जो डिसेंडिंग लूप होता है उसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है और असेंडिंग लूप में फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म द्वारा कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। और ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का मतलब क्या है, करने का मतलब ये है कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है आउटर कॉर्टेक्स से मेडुला में, यानी कि कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोलैरिटी रहनी चाहिए, लगभग मेडुला में लगभग 1200 के करीब ऑस्मोलैरिटी रहनी चाहिए। तो इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म की हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। और ये करता कौन है, ये होता है दो चीज़ों के द्वारा हो पाता है, NaCl और यूरिया की हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। और ये कैसे होती है कि जो NaCl होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये असेंडिंग हेनलीज लूप से निकलता है और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है। यानी कि असेंडिंग हेनलीज लूप, ये हेनलीज लूप का जो असेंडिंग पार्ट है ये वाला, यहाँ से ये निकलेगा और ये यहाँ पे डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम दोनों अलग अलग बनाया है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। एक ये वाला वासा रेक्टा जस्ट इसके पैरेलल इसी के ऊपर होगा, तो ये वाला पोर्शन जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो होता क्या है कि इसमें से NaCl निकलता है और जो इसी के जस्ट ऊपर ये वाला पोर्शन है इसमें ये चला जाता है। अब इसमें ये चला गया तो आगे क्या होता है, NaCl जो है असेंडिंग हेनलीज लूप से निकला, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में गया और डिसेंडिंग वासा रेक्टा से क्या हुआ कि वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। वो नीचे की तरफ ये कॉर्टेक्स से इनर मेडुला से, मतलब कि ये आउटर मेडुला से इनर मेडुला की तरफ नीचे की तरफ आएगा तो चला जाएगा। और उसमें क्या होता है कि असेंडिंग वासा रेक्टा, मतलब डिसेंडिंग वासा रेक्टा से होता हुआ आउटर मेडुला में जाता है, फिर वो असेंडिंग वासा रेक्टा, यानी कि यहाँ से ये होता हुआ नीचे की तरफ आएगा आउटर मेडुला में, फिर ये असेंडिंग वासा रेक्टा में चला जाएगा, यहाँ से फिर निकल जाएगा किसमें, इनर मेडुला में। तो ये रहा NaCl की मतलब ऐसे फ्लो होता है। और इसी तरीके से यूरिया करता है। यूरिया क्या करता है कि यूरिया जाता है असेंडिंग हेनलीज लूप में जाता है, जो कि असेंडिंग हेनलीज लूप में यूरिया गया, इसमें गया
और ये पूरा जाते हुए फिर कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए और फिर से कलेक्टिंग डक्ट से, यानी कि यहाँ से ऊपर गया असेंडिंग लूप से, फिर कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर इधर वापस आता है और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये किसमें आता है, ये इनर मेडुला में फिर से अंदर जाता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये है डायग्राम काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारा क्या है, ये है हमारा हेनलीज लूप। ये हेनलीज लूप है डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप, और ये है वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा जस्ट इसके ऊपर होता है, यहाँ समझाने के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो असेंडिंग हेनलीज लूप है इससे क्या निकल रहा है, NaCl, जो कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर करता है। और ये इसमें एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा तो पहले ऑस्मोलरिटी कितनी थी, 300 थी। इसके एंटर करते ही कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, 400 हुआ, फिर और NaCl एंटर करेंगे 600 हो जाएगा, फिर और NaCl एंटर करेंगे 800 हो जाएगा, फिर और NaCl एंटर करेंगे तो नीचे आते आते यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन हो जाएगा, 1200। लेकिन जैसे ही ये ऊपर फर्दर प्रोसीड करेगा, इनर मेडुला में कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1200 ml। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा आउटर मेडुला में ये NaCl फिर बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि कंसंट्रेशन इनका धीरे धीरे घटने लगता है और ऊपर आते आते ये फिर से कितना हो जाता है, 400। तो इस तरीके से NaCl की हेल्प से कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है कि कॉर्टेक्स में 300 रहे ऑस्मोलरिटी, लेकिन मेडुला में कितना रहे, 1200 ऑस्मोलरिटी रहे। कॉर्टेक्स में 300 रहे, 1200 रहे, वो NaCl के एंट्री और एग्जिट पे ही डिपेंड करता है। जब वो एंटर करने लगता है धीरे धीरे तो कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और जैसे एग्जिट करता है कंसंट्रेशन घटने लगता है। यही काम यूरिया भी करता है। यूरिया क्या होता है, यूरिया की एंट्री होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज लूप में, और जैसे ही इसकी एंट्री होती है तो क्या होता है कि जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या होता है, घटने लगता है। यानी 600 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 300 होता है, फिर ये पूरा से फ्लो करके कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर से यहाँ से आके कलेक्टिंग डक्ट से ये बाहर यूरिया की तरफ, मतलब इनर मेडुला की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेशन को घटाने में हेल्प करता है और ये कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इसको हमें एनसीईआरटी की और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, क्योंकि अपोजिट फ्लो की हेल्प से ये प्रोसेस पॉसिबल हो पा रहा है, कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस हो पा रहा है, इसको हम क्या नामते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसको हम एनसीईआरटी की थ्योरी में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। Mammals have the ability to produce a concentrate urine. The Henle's loop and the vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is the opposite direction and thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter current pattern. The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in the maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary sternum from 300 osmolarity in cortex to about 1200 in inner medulla। यानी कि कॉर्टेक्स में 300 रहना चाहिए कंसंट्रेशन और मेडुला में 1200। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl and urea. NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, the small amount of urea entered the thin segment of the ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substance filtered by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called the counter current mechanism. This mechanism helps to maintain a consistent gradient in the medullary sternum. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubules, thereby concentrate the filtered urine. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जो यूरिन कंसंट्रेशन यानी कि जो हमारा फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ, तो ह्यूमन किडनी के पास इतनी क्षमता होती है कि जो यूरिन इनिशियली कंसंट्रेट फॉर्म हुआ है, तो जो फाइनली जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, जो
फिल्ट्रेट फॉर्मेशन हुआ है इनिशियली, उससे जो फाइनली यूरिन फॉर्मेशन होगा ना, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। इनिशियल फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होता है, इनिशियल जो फिल्ट्रेट फॉर्म उसका जो कंसंट्रेशन होता है, जो फाइनली जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा।